अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक होगा वो होगा जो बजट कैलकुलेशन है वो। और उससे पहले हम एक चीज़ करेंगे, वो हम करेंगे ओवरव्यू लेंगे अपने अकाउंट का, सेलर्स रेंटल अकाउंट का। क्योंकि लास्ट 1-2 दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर एक दफ़ा दोबारा से सेलर्स रेंटल का हमें ओवरव्यू दे दें, क्योंकि ये चीज़ एक तो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है? इम्पोर्टेंट इस सिनेरियो में कि क्लाइंट जब हमारे पास आता है, कोई भी क्लाइंट हो, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो या अंग्रेज़ हो, तो वो हम हमसे हमारे स्किल बहुत कम उसको पता होते हैं। वो किन चीज़ों से हमें टेस्ट करता है, वो सिर्फ़ इन चीज़ों से ही हमें टेस्ट कर लेता है कि इस बंदे ने प्रीवियसली कोई वर्किंग की हुई है अकाउंट के ऊपर या नहीं की हुई। ठीक है? तो इस चीज़ का वो इधर से पता लगाते हैं कि वो आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं अकाउंट से रिलेटेड। कि हमें प्रोडक्ट किस तरह ऐड करनी है, केस कैसे ओपन करना है, सेल ग्लोबली क्या है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्या है, रिपोर्ट्स जनरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम उनको कभी भी सैटिस्फाई नहीं कर सकते और हमारे पास कभी भी सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं आ सकता। तो इस वजह से आज हम सबसे पहले तो उस चीज़ का ओवरव्यू लेंगे, ताकि हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए दोबारा से। और जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप लोग साथ-साथ नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने बजट कैलकुलेशन की तरफ आ जाएँगे। अच्छा जी, ये देखें, ये आप लोगों के सामने सेलर सेंट्रल खुला हुआ है। ये अभी जो हमारे पास सेलर सेंट्रल जो सामने अभी नज़र आ रहा है ना, इसको कहा जाता है सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड होता है, ठीक है? जिसके अंदर हमें अकाउंट का सारा ओवरव्यू नज़र आ रहा होता है। सेल कितनी आई है, आज कितने यूनिट्स की सेल आई है, बैलेंस कितना है, बायर मैसेजेस आया है या नहीं आया, बाय बॉक्स की परसेंटेज क्या जा रही है और आईपीआई लेवल। आईपीआई लेवल हमारे लिए एक मैंने इसको अभी तक डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको अभी डिस्कस करना भी नहीं है। ये हमारे लिए एक अलहदा से बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है? इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, इस वजह से हमने ना इसको एक अलहदा टॉपिक के तौर पर ना फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, ठीक है? तो आईपीआई को हम देखेंगे कि क्यों आईपीआई हर सेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि इन्वेंटरी के इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो जिन लोगों के आईपीआई अच्छे हैं, उनको इन्वेंटरी के इश्यूज़ नहीं हैं, जिन लोगों के आईपीआई लेवल खराब है, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो इवन सेलर्स आपको बहुत ज़्यादा पे करते हैं अपने आईपीआई लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपने आईपीआई लेवल को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि वन्स हमारा आईपीआई लेवल इंक्रीज़ हो गया, मेंटेन हो गया, बाकी का अकाउंट हमारा ऑलरेडी ठीक चलेगा फिर। आईपीए स्टैंड फॉर इन्वेंटरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक इंडेक्स लेवल होता है। अच्छा, हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि हमें सेलर सेंट्रल से रिलेटेड ए टू ज़ी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। फर्स्ट चीज़ क्या है हमारे लिए? कि प्रोडक्ट को ऐड कहाँ से किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन और बहुत ही इनिशियल चीज़ है कि प्रोडक्ट को ऐड कहाँ से किया जाता है। आपका क्लाइंट आपके पास आता है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने अपवर्क से क्लाइंट ढूँढा, फ फेसबुक से क्लाइंट ढूँढा, फाइवर से क्लाइंट ढूँढा और उसने आपको इंटरव्यू के लिए ऑनबोर्ड किया। अब आप और वो इंटरव्यू में सामने बैठे हुए हैं, वीडियो कॉल है आपकी, ठीक है? तो वो आपसे पहला सवाल मोस्ट प्रोबेबली क्या पूछता है कि आपको सेलर सेंट्रल का पता है? आप कहते हैं जी सर पता है। तो वो आपसे पूछता है कि मुझे बताओ कि प्रोडक्ट को ऐड किस तरह किया जा सकता है? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए एक टैब होता है, जिसका नाम है ऐड प्रोडक्ट या ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है जी? और वो टैब हमारे पास कैटलॉग में भी मौजूद होता है, कैटलॉग में भी मौजूद है हमारे पास और इन्वेंटरी में भी हमारे पास मौजूद है। पहली चीज़ तो ये हम क्यों करते हैं? ये हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है? ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन हम लोग प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सेकंडली वो क्या पूछता है हमसे? चलें जी, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताएँ कि अगर हमने अपनी कैम्पेन्स के अंदर चेंजेस करनी हो, तो वो कहाँ से करेंगे? एडवर्टाइज़मेंट टैब्स के अंदर कैम्पेन मैनेजर, एडवर्टाइज़मेंट टैब के अंदर कैम्पेन मैनेजर। दूसरा सवाल वो ये पूछता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? कि कैम्पेन्स के अंदर चेंजेस कैसे करनी है, कैम्पेन्स को कंट्रोल कैसे करना है, मॉडिफिकेशंस किस तरह करनी है, तो वो हमारे पास एडवर्टाइज़मेंट टैब के अंदर एक कैम्पेन मैनेजर का ऑप्शन अवेलेबल है। उधर से हम अपनी कैम्पेन्स की सेटिंग और कैम्पेन्स को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़। फिर वो पूछता है कि थर्ड क्वेश्चन वो पूछता है आपसे कि मैंने अगर अपने लास्ट
मंथ की रिपोर्ट जनरेट करनी है कि मैंने कितने यूनिट्स की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाई है, तो आप वो चीज बिजनेस रिपोर्ट्स या रिपोर्ट्स में से जाके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट की रिपोर्ट भी मिलेगी कि लास्ट मंथ आपने कितनी सेल की है थ्रू पीपीसी कैंपेन्स। ठीक है, बिजनेस रिपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि आपने कितने यूनिट की इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाई है, ये चीज। ठीक है, तो रिपोर्ट्स के अंदर आपको ये टैब मिल जाएगा। ये थर्ड चीज थी हमारी। मैं ये रैंडमली बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक सीक्वेंस के साथ भी चलते हैं। तो लास्ट चीज को अगर हमसे पूछता है कि मैंने अगर अमेजोन के साथ केस ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, आपने सिंपल कहना है कि सर हमारे पास टॉप राइट कॉर्नर में हेल्प का ऑप्शन अवेलेबल है, हेल्प के ऑप्शन के अंदर जाके हम लोग केस ओपन कर सकते हैं, हम अपने प्रीवियस केस देख भी सकते हैं। ठीक है, हमने जो प्रीवियस केस ओपन किए हो सकते हैं उनको व्यू भी कर सकते हैं, उनको स्टडी भी कर सकते हैं, और नए केस ओपन भी कर सकते हैं। केस लॉग में जाके हम अपने प्रीवियस केस पढ़ते हैं, क्या रिप्लाई आया होता है अमेजोन का, वो चीज देखते हैं। नीड मोर हेल्प में हम अपने नए केस ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, वो कहेगा कि अच्छा मैंने आपको ऑन बोर्ड करना है, तो मैंने आपको असेस देनी है, अपने अकाउंट की सेस देनी है, चाइल्ड अकाउंट की सेस देनी है, तो वो मैं किस तरह दूंगा। सिंपल आपने उसको बताना है कि सर आपके पास हेल्प के ऑप्शन के साथ ही आपके पास सेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आपको यूजर परमिशन मिल जाएगा। यूजर परमिशन पे जाएं, वहां मेरी ईमेल डालें, मेरा फुल नेम डालें, और मुझे मैनेज परमिशन दे दें, मुझे इनवाइट भेज दें, मुझे परमिशन मिल जाएगी। ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए जब हम अमेजोन के ऊपर वर्किंग कर रहे हों, जब हम अपने क्लाइंट का इंटरव्यू दे रहे हों। तो ये जो इनिशियल सी चीजें हैं ना, मतलब जो हाई लेवल की चीजें होती हैं वो तो चले, वो तो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, वो बाय टाइम हमें आ जाती हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमें पता होनी चाहिए, ताकि अगर वो हमसे क्वेश्चन आंसर करे तो हमें मायूसी ना हो कि हमें तो बहुत ज्यादा इनिशियल चीजों का ही नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आपको जो हाई लेवल की चीजें होती है इनका पता नहीं भी होता ना, और इनिशियल चीजों का पता होता है, तो कम से कम क्लाइंट को ये चीज हो जाती है कि इसने कभी ना कभी वर्किंग जरूर की है सेलर सेंट्रल के ऊपर, तो मैं इसको एक चांस जरूर दे देता हूँ। तो वो चांस हमें जरूर मिल जाता है फिर उस चीज से। तो ये चीजें हमने जहन में रखनी है, नोट करके रख लेनी है। अच्छा जी, अब एक दफा जरा सीक्वेंस के साथ हम सारा ओवरव्यू ले लेते हैं सेलर सेंट्रल का। हम अभी बैठे हुए हैं मैनेज इन्वेंटरी के अंदर। ठीक है, कैटलॉग का ऑप्शन कोई ज्यादा एडवांस नहीं है, कोई ज्यादा वास्ट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे मतलब का, वो है ऐड प्रोडक्ट्स वाला। इन्वेंटरी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, टैब्स हैं जो हमारी मतलब के हैं, हमारी वर्किंग फील्ड से रिलेटेड हैं, हमें बहुत ज्यादा यूज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टैब तो हमारे पास मैनेज इन्वेंटरी। अब एक सेलर है, उसकी तकरीबन कोई 15-20 लिस्टिंग्स हैं। अब ये तो नहीं ना कि हर लिस्टिंग के लिए अलहदा पोर्टल होगा, अलहदा से सेलर सेंटर होगा, नहीं। एक ही सेलर सेंटर में उसकी सारी मल्टीपल लिस्टिंग नजर आ रही होंगी, और वो एक ही अकाउंट के साथ अपनी सारी लिस्टिंग्स को स्टडी कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है, उनको रिफिल कर सकता है, उनकी इन्वेंट्री भिजवा सकता है, उनको क्लोज कर सकता है, मतलब ए टू जी मैनेजमेंट वो अपनी एक ही सेलर सेंट्रल से कर सकता है। ठीक है जी, तो मैनेज इन्वेंट्री के अंदर हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। नया स्टॉक भिजवाना हो, इन्वेंट्री देखनी हो कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, प्राइस क्या है, एडिट करना हो लिस्टिंग को, लिस्टिंग क्या है, कितने कितनी कितनी लिस्टिंग्स हैं हमारी, ये सारी चीजें ए टू जी हमें मैनेज इन्वेंट्री के अंदर नजर आ रही होती हैं। ठीक है, जिस तरह अभी आप लोगों के सामने है, हम अवेलेबल यूनिट्स भी नजर आ रहे हैं, प्राइस भी नजर आ रही है, एडिट भी कर सकते हैं हम उसे, एक्टिव है, इनकम्प्लीट है, इनबाउंड है, जो भी है सब कुछ हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है। अच्छा जी, इन्वेंट्री से आगे क्या है हमारे पास, मैनेज एफपी इन्वेंट्री। अब ये ऑप्शन ज्यादातर हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर हम एक ऐसे सेलर सेंटर में वर्किंग कर रहे हों जहाँ पे एफ बी ए की लिस्टिंग्स भी हों और एफ बी एम वाली लिस्टिंग्स भी हों, मतलब सारी लिस्टिंग्स आपस में मिक्सअप हो, कुछ एफ बी एम वाली हो, कुछ एफ बी ए वाली हो, और हमें हमें वो पता नहीं लग रहा कि हमने कौन सी लिस्टिंग को देखना है, कौन सी को नहीं देखना है। तो हम उनको आपस में फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है कि फुलफिलमेंट टाइप को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लें, एफ बी ए वाली है तो यहाँ पे आ जाए, एफ बी एम वाली को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाए।
और यहाँ पे भी हमें FBA को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ हमें FBA वाली लिस्टिंग्स नजर आ रही होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये ज्यादातर यूज में नहीं आता अनलेस कि हम उस तरह का अकाउंट यूज कर रहे हो। और ये ऑप्शन वैसे भी यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स में अवेलेबल होता है, तो हम यहीं से इसको फिल्टर आउट कर लेते हैं, इधर जाने की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है अक्सर तौर पर। अच्छा जी, उससे आगे आते हैं इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। ये ऑप्शन भी कोई ज्यादा कह लेंगे यूज में नहीं आता, क्योंकि लिस्टिंग की क्वालिटी ये सिर्फ बताता है आपको। मतलब आप देखें कि आप ड्यूरिंग लिस्टिंग क्रिएशन अगर अमेजोन आपसे कहता है कि मुझे 10 फीचर्स बताओ अपनी लिस्टिंग के, जो कि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है, आप उसमें से 6 बता देते हो, 4 रहने देते हो, लिस्टिंग आपकी ठीक है, बेहतरीन है, क्रिएट हो गई है। लेकिन अमेज़न ने तो कहनी है ना आपको कि नहीं 10 के 10 ही फिल करो, हालांकि ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, इसका आपके रैंक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी है ना, इसमें सिर्फ हमें क्या चीज बताई जाती है कि जो आपने 4 फैक्टर्स छोड़ दिए थे वो भी फिल कर दो, वो भी फिल कर दो। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था, मतलब लेट्स सपोज मैंने कलर का ऑप्शन छोड़ दिया, मैंने उधर मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला ऑप्शन छोड़ दिया, नहीं फिल किया, तो ये उस टाइम मुझे यहाँ पे जाके वो चीजें मुझे बता रहा होगा कि वो वाली चीजें भी फिल करें। तो मैं नहीं करना चाहता, मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इससे, मेरे रैंक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो मैं क्यों फिल करूँ। ऑप्शनल है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। नीचे आ जाते हैं, अब नीचे हमारा इंपॉर्टेंट टैब आ गया हुआ है, पैन यूरोपियन FBA इन्वेंट्री। अब ये क्या चीज है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, आप दोबारा बता देता हूँ। पैन यूरोपियन बेसिकली एक ऐसी सर्विसेज का नेम है जो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत अभी अभी न्यू मुतारिफ हुई है। पहले ये होता था कि जो लोग UK में वर्किंग कर रहे होते थे, यूरोपियन कंट्रीज में वर्किंग कर रहे होते थे, जर्मनी में सेलिंग कर रहे होते थे, स्पेन इटली वगैरह में सेलिंग कर रहे होते थे, और उनकी प्रोडक्ट दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी नजर आती है। आप यूके का अकाउंट खोले ना, यूके का अकाउंट खोलते हैं तो आपको ऑलरेडी ये 5 मार्केट प्लेसेस की एक्सेस मिली होती है ऑलरेडी, जिसके अंदर जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और स्वीडन है, ठीक है। ये 5 से 6 कंट्रीज की सेस आपको आप बगैर इजाजत लिए मिल जाती है, ठीक है, या कह लें आप कॉम्बो है इसका। तो आपकी जो लिस्टिंग्स होती है ना वो उन कंट्रीज में भी नजर आ रही होती है, हालांकि आपने तो सिर्फ यूके में लॉन्च किया है, लेकिन उधर भी नजर आ रही होती है। सेल क्यों नहीं आ रही होती फिर, सेल इस वजह से नहीं आ रही होती कि जब आपकी लिस्टिंग आपकी अपनी मार्केट प्लेस से उठा के दूसरी मार्केट प्लेस में दिखाई जाएगी तो वहां एक्स्ट्रा चार्जेस भी प्लेस किए जाएंगे, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो यूके के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ना कि जर्मनी, स्पेन, फ्रांस वगैरह के वेयर हाउस में। तो जब आपका उधर से कोई ऑर्डर आएगा तो यूनिट कहाँ से उठाया जाएगा, यूनिट यूके से उठाया जाएगा और उधर शिप किया जाएगा, तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं, उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि वो चीज परचेज ही नहीं करते। चार्जेस कितने लग रहे हैं जी, $5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अब अगर एक प्रोडक्ट ही 15 की हो और $10 उसके ऊपर एक्स्ट्रा लग जाए तो वो तो 25 की होगी। और दूसरी जगह एक और सेलर है जो वही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के साथ आपको 15 में दे रहा है और उसके ऊपर चार्जेस नहीं पड़ रहे, क्योंकि उसकी इन्वेंट्री फेयर फ्रांस वगैरह में पड़ी हुई है, ठीक है। तो पहले ये इशू बहुत आ जाता था, लेकिन पैन यूरोपियन सर्विसेज आने की वजह से क्या हुआ, पैन यूरोपियन सर्विसेज के ऊपर आप अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी इन्वेंट्री, रिक्वायर्ड इन्वेंट्री, ये खुद आपकी लिस्टिंग को स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, खुद स्टडी करते हैं, आपको कुछ भी नहीं बताने की जरूरत पड़ती। आपने लेट्स सपोज 100 यूनिट भिजवा दी है वेयर हाउस में, आपका काम खत्म, और यूके के वेयर हाउस में भिजवा दिया आपने बस, ठीक है। ये थोड़े थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपने सिर्फ यूके के वेयर हाउस में 100 यूनिट या 200 यूनिट या जितने भी यूनिट आपने भिजवाने भिजवा दिए आपने। ये क्या करेंगे, ये आपकी प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे उन मार्केट्स में, लेट्स सपोज ये जर्मनी के लिए करते हैं तो जर्मनी के लिए स्टडी करेंगे, और आपकी लिस्टिंग के ऊपर से जो एक्स्ट्रा शिपिंग के प्राइसेस हैं वो खत्म कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये आपकी इन्वेंट्री यूके के वेयर हाउस से कुछ इन्वेंट्री पकड़ेंगे अपनी जरूरत के तहत, अपनी जरूरत के तहत कुछ यूनिट ये आपके यूके की वेयर हाउस से पकड़ेंगे और जर्मनी के वेयर हाउस में ले जाएंगे, ठीक है। फिर जब जर्मनी से कोई बायर ऑर्डर करेगा तो उसको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ेंगे, लेकिन यूके के वेयर हाउस से लेके उठा के जर्मनी के वेयर हाउस तक लेके जाने में जो चार्जेस लगेंगे वो फिर आप पे करेंगे, अब वो आप पे करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे ये होता है कि चलो थोड़े बहुत चार्जेस हम पे कर देते हैं, शिपिंग के ही होते हैं बस, थोड़े बहुत बहुत माइनर चार्जेस होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं।
तो इससे लेकिन हमें फायदा बड़ा हो जाता है कि इससे उन मार्केट्स में भी हमारी सेल स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा था हमारा पैन यूरोपियन की वजह से। अब क्या हुआ है, अब जब से Q4 एंड हुआ है तो उसने क्या किया, Q4 में थोड़ा बहुत ना ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट शायद आप लोग सुने, यूके में वर्किंग आप लोग करने लगे हैं, आगे चल के करेंगे। तो ब्रेग्जिट एक मॉड्यूल आया, ब्रेग्जिट BREXIT, ब्रेग्जिट एक मॉड्यूल आया। उस ब्रेग्जिट मॉड्यूल में क्या हुआ कि फ्रांस ने अपने आप को अलहदा कर लिया, फ्रांस ने और जर्मनी ने। ये दो यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कि आप प्रोडक्ट यूके की प्रोडक्ट है, सेलिंग आप जर्मनी और स्पेन, जर्मनी और फ्रांस में कर रहे हैं, लेकिन वैट आप यूके की गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। सेलिंग जब आप यहाँ पे कर रहे हैं तो वैट भी यहीं पे करें। ठीक है। तो जो ब्रेग्जिट आया है उसने क्या किया, उसने हमें और हमारे ऊपर लिमिट्स लगा दी हैं कि जब आप पैन यूरोपियन के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करें तो आपने अपनी इन्वेंट्री मस्ट जर्मनी और फ्रांस के वेयर हाउस में रखनी है अगर आप वहां पे सेलिंग करना चाहते हैं, और वहां का जर्मनी और फ्रांस का वैट रजिस्टर करवाना है, जर्मनी और फ्रांस का वैट रजिस्टर करवाना है। ठीक है। वैट की अब अपनी एक कहानी है। वैट अभी अभी आप लोग क्या समझे कि वैट एक तरह के चार्जेस हैं जो हर सेलर को, हर बायर को पे करने पड़ते हैं। मैं अगर $10 की प्रोडक्ट लेता हूँ ना तो उस $10 में से $20 गवर्नमेंट के होते हैं, जिसको कहते हैं वैट। ठीक है। मैं $10 की प्रोडक्ट सेल करता हूँ, $4 की मुझे पीछे पड़ी है, $3 मेरे अमेजोन के ऊपर लगने हैं। ठीक है। $1 मेरा प्रॉफिट है, और जो बाकी के $2 है वो मेरे वैट में जाने हैं। और वो कब कटने हैं, वो साल के आखिर में कटने हैं। लेट्स सपोज दिसंबर में मैं £1000 की सेल करता हूँ, दिसंबर में मैं £1000 की सेल करता हूँ और प्रॉफिट मेरा 1000 है। लेट्स सपोज £1000 मेरे बैंक में आ गया हुआ है अमेजोन की तरफ से। तो साल के आखिर में क्या होगा, हुकूमत मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स निकालेगी और देखेगी कि भाई दिसंबर में इस बंदे ने £1000 कमाए, लो जी दिसंबर के £200 तो दो जरा। तो जो 20% होता है वो होता है वैट, जो हुकूमत लेती है साल के आखिर में। ठीक है जी। तो वैट अब फ्रांस की गवर्नमेंट कहती है कि भाई फ्रांस को वैट पे करना पड़ेगा आपको अगर आपने फ्रांस में सेलिंग करनी है। जर्मनी की गवर्नमेंट कहती है कि जर्मनी भी वैट पे करना पड़ेगा। तो पैन यूरोपियन में रजिस्टर होने के लिए जरूरी ये है कि अब हम जर्मनी और फ्रांस के भी वैट रजिस्टर करवाएं। वैट को रजिस्टर करने के लिए मुख्तलिफ कह लें आप वेबसाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनके ऊपर से हम वैट को रजिस्टर करवाते हैं। तो इसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर रखेंगे वैट के लिए। ठीक है जी। ये चीज होगी एक तो। फिर हमारे पास इन्वेंट्री प्लानिंग। अब इन्वेंट्री प्लानिंग बेसिकली के हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, कितने यूनिट्स सेल किए हमने, ये IPA लेवल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। रीस्टॉक कितने यूनिट किए हैं अभी तक आपने, 5 ही चल रहे हैं मेरे यूनिट, 5 SKU मेरे अभी तक एक्टिव हैं, तो 5 ही रीस्टॉक हो रहे हैं बार 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 बार। कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। सेल समरी आपकी, लास्ट 30 डेज में आपने कितनी सेल की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आती हैं। शिप इसका कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, वो आपको इन्वेंट्री मैनेज इन्वेंट्री में भी ये चीजें नजर आ रही होती हैं। अच्छा जी, उससे आगे बढ़ते हैं। एडा प्रोडक्ट सेम थिंग, इसके अंदर कोई ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बहुत दफा डिस्कस कर लिया हुआ है। ब्रेग्जिट डील, ब्रेग्जिट एक डील नहीं है, ब्रेग्जिट एक आप कह लें कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो यूके की जो कि यूके के ऊपर लगाई गई थी बाय फ्रांस और जर्मनी लास्ट Q4 के अंदर। सो वी विल हैव टू पे डबल वैट। डबल वैट का मतलब ना, नहीं डबल वैट नहीं, मतलब ये तो पहले से ना, ये कॉमन चीज है। आपने यूके में सेलिंग करनी है, आप यूके की गवर्नमेंट को वैट पे करोगे। आपने जर्मनी में सेलिंग करनी है, आप जर्मनी में वैट पे करोगे। पहले ये होता था कि सेलिंग हम तो वैट पहले भी पे करते थे, लेकिन पहले टोटल वैट जाता था गवर्नमेंट की, वो यूके की गवर्नमेंट को। चाहे 100 यूनिट हमें फ्रांस से आए, अब 100 यूनिट मैं लेट्स सपोज फ्रांस में सेल करता हूँ और 100 यूनिट के ऊपर मैं £1000 कमाता हूँ प्रॉफिट में, तो £200 मैं किसको पे करूंगा, £200 मैं यूके वालों को पे करूंगा, ना कि फ्रांस वालों को। अब क्या होगा,
अगर मैं 100 यूनिट सेल करता हूँ फ्रांस में, तो उसका जो 200 पाउंड होगा वो मैं यूके वालों को फ्रांस वालों को पे करूंगा, ना कि यूके वालों को। तो डबल नहीं हुआ है वही चीज, लेकिन बस वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हिसाब हो गया। पहले हम टोटल यूके वालों को पे करते थे, अब हम जो यूके वालों का होगा वो यूके वालों को पे करेंगे, जो जर्मनी वालों को होगा वो जर्मनी वालों को, जो फ्रांस वालों को होगा वो फ्रांस वालों को। तो इंक्रीज नहीं हुआ है, बस वो डिवाइड हो गया कंट्रीज के अंदर। सेल ग्लोबली, सेल ग्लोबली क्या चीज है? अब हम लोग यूके में सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, हम लोग लेट्स सपोज यूके में सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। डज द इन्वेंट्री डज द इन्वेंट्री एज टेल अस अबाउट हाउ ओल्ड आवर प्रोडक्ट इज? जी बिल्कुल, इन्वेंट्री एज हमें वही बता रही होती है कि हमारी लिस्टिंग कितनी ओल्ड है, कितना हमें उसका टाइम स्पेंड हो गया है, डेट फर्स्ट अराइवल क्या है उसकी, ठीक है। अच्छा जी, तो सेल ग्लोबली ये होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं यूएसए के अकाउंट है मेरे पास, और मैं यूएसए के अकाउंट से यूके में सेल नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या ऑप्शन एनेबल करवाऊंगा? मैं सेल ग्लोबली में जाके देखूंगा कि क्या मैं अपने amazon.com के अकाउंट से यूके में सेलिंग कर सकता हूँ। अगर तो कर सकता हूँ तो ठीक है, मैं उसको अनेबल करवा लूंगा, अमेजोन वो अनेबल करेगा, मैं वहां का बैंक अकाउंट या वैट रजिस्टर करूंगा, और मैं वहां पे सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास लेट्स सपोज यूएई का अकाउंट है, मेरे पास लेट्स सपोज यूएई का अकाउंट है, मैं यूएई के अकाउंट में सेल ग्लोबली में जाता हूँ और मुझे नजर आता है कि भाई मैं तो यूके यूएसए में भी सेल कर सकता हूँ, यूके में भी सेल कर सकता हूँ, तो मैं उस सेल ग्लोबली के ऑप्शन को अनेबल कराऊंगा, और मैं उन मार्केट्स में इजीली सेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो सेल ग्लोबली इसलिए यूज की जाती है, और आज से तकरीबन कोई 6 से 7 माह पहले बहुत ज्यादा शोर था सेल ग्लोबली का, बहुत ज्यादा। मतलब कि हर बंदा सेल ग्लोबली, क्योंकि पहले ये था, आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले होता ये था कि हर बंदा यूएसए 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 जाना है, लॉन्च करनी है तो यूएसए आ जाओ, लॉन्च करनी है तो यूएसए आ जाओ, हर कंट्री में ये होता था। लेकिन जब से ये थोड़ा बहुत अलॉग्रिथम में चेंजेस आई हैं, हर बंदा यूके जाना चाहता है। तो हुआ ये कि अब उनके पास यूएसए का अकाउंट था, तो वो अब यूके का अकाउंट को बैन लगा सिन नहीं, ऑप्शन ये था कि भाई यूएसए के अकाउंट से ही सेल ग्लोबली का ऑप्शन एनेबल करो और यूके में आ जाओ, ठीक है जी। ये चीज थी। सर वो कैसे, मतलब चार्जेस सेल्फ ग्लोबली का? चार्जेस तो एज इट सर इज नहीं इतने पड़ते हैं। होता ये है कि आपको ना वहाँ का वैट रजिस्टर करना पड़ता है, चार्जेस नहीं होते हैं। ये अमेजोन की पॉलिसी में है कि आप एक अकाउंट से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में इजीली सेलिंग कर सकते हैं, अमेजोन चार्ज नहीं करता है आपको, लेकिन उस कंट्री के लिए या उस मार्केट प्लेस के लिए आपको एट द एंड वैट या बैंक अकाउंट या पेपॉल वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके ऊपर थोड़े से चार्जेस लगते हैं, लेकिन अमेजोन के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगते हैं सेल ग्लोबली के अंदर। सर वेट कैसे रजिस्टर करेंगे फिर हम? वैट मैंने वही तो बताया ना कि वैट हम वैट का टॉपिक स्टडी नहीं करेंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे वैट को। सर एक दफा मोस्टली ये सेल्फ उसके ग्लोबली वाला अंदर टैब खोल के दिखा दें। मैंने दिखाया था, चले मैं दोबारा दिखा देता हूँ। उसके अंदर वैसे कोई चीज है नहीं ऐसी कि जो समझने वाली हो, ठीक है। अब मैं अमेरिकाज में भी सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। रजिस्टर करूंगा नॉर्थ अमेरिका के लिए, ठीक है। लिंक अकाउंट करूंगा यहाँ से, मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली कुछ दिनों बाद लिंक हो जाएगा। मैं एशिया पैसिफिक्स में देख लेता हूँ मेरे पास कौन सी है। जापान है मेरे पास, मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका में मेरे पास क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो मैं इन मार्केट प्लेस में सेल कर सकता हूँ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्राइसिंग, अब प्राइसिंग हेल्थ अकाउंट की प्राइसिंग ऐसी जा रही है। हेल्थ अकाउंट लोएस्ट प्राइसिंग है या नहीं है, ज्यादा हाई प्राइसिंग तो नहीं रखी हुई आपने? आपके कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए, आपके नीश को देखते हुए अमेजोन भी आपको रिकमेंडेशंस करता है, तो वो भी हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग इसके ऊपर कोई ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जो प्राइसिंग का जो मेन है ना हमारा, वो होलसेल के अंदर होता है। तो जो पीएल के जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपसे प्राइसिंग का ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ, आपसे ये जरूर पूछ लेंगे कि ऑटोमेट प्राइसिंग क्या है। ऑटोमेट प्राइसिंग ये भी होलसेल का ही होता है, लेकिन कभी कभार वो पूछ लेते हैं, पीएल के सेलर भी पूछ लेते होते हैं।
ये अपने ऑटोमेट मतलब अगर हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस कम करे तो हमारी प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ठीक है। तो ऑटोमेट प्राइसिंग हम होलसेल में देखेंगे इंशाल्लाह। ऑर्डर मैनेजमेंट, अब ये जो टैब है ना ऑर्डर मैनेजमेंट, अब अगर तो आप लोग ए टू जी हैंडल कर रहे हैं अकाउंट को, तब आपको इस टैब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर उसके अंदर उस टैब के अंदर FBM की प्रोडक्ट्स हैं और आपको ए टू जी हैंडलिंग का आ गया है, तब आपका बहुत आना जाना होगा इस टैब के अंदर। लेकिन अगर आप FBA के टैब को यूज कर रहे हैं, FBA के अकाउंट को यूज कर रहे हैं और आप ए टू जी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, पीछे से इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ वो क्लाइंट ही कर रहा है, तो आपको इस टैब की इतनी भी जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप रिपोर्ट जरूर देख लेते हो कि मेरी लास्ट 30 डेज में क्या परफॉर्मेंस रही है, मेरी उससे पहले 30 डेज में क्या परफॉर्मेंस रही थी। तो ये रिपोर्ट्स आप जरूर देख सकते हो, आपका काम होता है ये रिपोर्ट को स्टडी करना, ताकि आपको पता लगे कि आपकी अकाउंट की सेल्स इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो रिपोर्ट से हमारा लेना देना है। एडवर्टाइजमेंट, इससे तो हम सारे वाकिफ हैं, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है हमारे पास। कैंपेन मैनेजमेंट, A+ कंटेंट मैनेजर, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, ये कोई नई चीज है हमारे लिए। अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, इसको कह लें कि Amazon प्रॉक्सी मार्केटिंग प्रोग्राम कह लें आप इसको। डील्स में आ जाएं, डील्स बहुत हमारे लिए कह लें कि इम्पोर्टेंट है, खासकर यूके में, क्योंकि यूके में मैंने आपको बताया ना कि हम लोग क्योंकि गिव अवेज नहीं कर रहे होते, और हमने अपने जो ब्रांड होता है हमारा, रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, उसकी गुडविल भी इंक्रीज करनी होती है। तो अकाउंट की और ब्रांड की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए डील्स का ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम मुख्तलिफ डील्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ये डील्स सारी हमें अमेजोन की तरफ से दी जाती हैं। तो अगर हम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी अकाउंट की हेल्थ और अकाउंट की गुडविल इंक्रीज होती है। वाउचर्स का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाउचर्स का हम सबको पता है कि अगर हम वाउचर्स का यूज करते हैं तो वाउचर्स का यूज करते हुए हम कूपन्स जनरेट करते हैं, और वो कूपन्स परसेंटेज ऑफ का बाइस बनते हैं। और अगर परसेंटेज ऑफ की जाती है तो उसमें ये होता है कि FBA प्राइस डिक्रीज होती हैं। तो जब हमारी FBA फीसिस वगैरह डिक्रीज होती हैं तो उससे हमारी रैंकिंग भी डिक्रीज हो जाती है। ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सेल के ऊपर। रिव्यू आते हैं तो रिव्यू की वेलोसिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से वाउचर्स को हम ज्यादा जरूर नहीं करते हैं। आगे आते हैं जी, स्टोर। आपका जो सेलर सेंट्रल का स्टोर है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपने ये आपके पास अकाउंट हो, हर सेलर का एक स्टोर भी होता है, ठीक है। जिस तरह ये और ब्लू है, इसने भी अपना एक स्टोर क्रिएट किया हुआ है। उस स्टोर में उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, ठीक है जी। स्टोर में आपको A to Z प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, ठीक है। कोई भी एक स्टोर देख लेते हैं अभी। लेट्स सपोज ये एक स्टोर है, ब्रांड के आगे ये ब्रांड ना स्टोर लिखा होता है, इसको क्लिक करेंगे आप, तो आप इसके स्टोर पे चले जाएंगे। A to Z इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें, अब इस बंदे ने अपना स्टोर क्रिएट नहीं किया हुआ, इसने सिर्फ ब्रांड क्रिएट किया हुआ है, लेकिन उस ब्रांड के ऊपर इसका स्टोर बना नहीं हुआ, ठीक है। अब हालांकि मैं अगर हम लोग इधर आ जाए, इसको पहले सबसे पहले तो इसको चेंज करें। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने स्टोर क्रिएट किया होता है, कुछ लोगों ने नहीं किया होता। जिस तरह अभी हमने देखा कि इस बंदे ने अपना स्टोर क्रिएट नहीं किया हुआ था। स्टोर क्रिएट कर ले, स्टोर क्रिएट कर ले, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है ना, तो उसका फायदा उठाएं और उसका यूज करते हुए अपना स्टोर क्रिएट कर लें। हाँ, अगर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो शायद तब आप ना करें, तब कोई इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आप अपना स्टोर क्रिएट लाजमी करें। उससे ये होता है कि स्टोर अगर आप क्रिएट कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे ना बायर्स Amazon आपके स्टोर पे भी भेजते हैं, और वो बायर जो आपके स्टोर को देख के आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं ना, वो फिर आपके परमानेंट बायर बन जाते हैं। वो आपके स्टोर को क्योंकि लाइक भी करते हैं, ठीक है। तो अगर जब वो आपके स्टोर को लाइक करते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है आपके अकाउंट के ऊपर, आपके अकाउंट की सेल के ऊपर, आपके BSR के ऊपर। तो स्टोर क्रिएट कर लें, अच्छी चीज है ये। इसने भी नहीं किया हुआ। जहां जहां पे आपको विजिट स्टोर नजर आ जाए ना, विजिट स्टोर, जिस तरह मेरी लिस्टिंग्स है उनके ऊपर यहाँ पे विजिट स्टोर लिखा हुआ नजर आता है। एक को देख लेते हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ ब्रांड नेम लिखा हुआ है,
तो अब मेरी एक लिस्टिंग देख लेते हैं, ये देखें विजिट स्टोर। अब जिन्होंने स्टोर क्रिएट किया होता है ना, यहाँ पे आपको स्टोर नजर आ जाता होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप अपना स्टोर जरूर क्रिएट कर लें। अब स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है, आप स्टोर्स में जाते हैं, ब्रांड रजिस्टर होना जरूरी है इस चीज के लिए, दोबारा बता रहा हूँ। मैनी स्टोर पे जाते हैं और अपना स्टोर आप उधर जाके क्रिएट कर लेते हैं, वहां जाके आप इमेजेस वगैरह लगाते हैं। हम एक मेरे पास टास्क है स्टोर को मैनेज करने का, मैंने अभी स्टोर में कोई चेंजेस करनी थी, तो मैं अभी नहीं करूंगा, हम फ्यूचर में जब हम लोग स्टोर के ऊपर आएंगे ना, तो आप लोगों के सामने बैठ के वो मैं चेंजेस करूंगा, ताकि आप लोगों को उसकी एक आपकी ना नजरों के सामने से वो चीज गुजर जाए। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिपोर्ट्स होती है। अब रिपोर्ट से हमारा बहुत लेना देना है, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह, वैट फाइल, अब ये क्लाइंट का काम है, हमारा काम नहीं है। क्लाइंट यूके में रहता है, वही वैट को फाइल करेगा, वही वैट को रजिस्टर करेगा, ठीक है। अब आप भी देखें ना, अमेजोन वालों ने भी वैट फाइल करने की ऑप्शन दी हुई है। आप यहाँ से जाके भी अपना वैट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। हम लोग करेंगे ना, हम लोग जो चीज स्टडी करेंगे वो करेंगे गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू, अपने वैट को रजिस्टर कराना, वो चीज भी ज्यादा अच्छी होती है। बिजनेस रिपोर्ट्स में बेसिकली आपकी सेल्स रिपोर्ट ये होगी, इसके साथ आपकी जो इन्वेंट्री रिपोर्ट है वो यहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको इंडिविजुअल्स भी मिल जाती है और यहाँ से भी मिल जाती है। एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट्स यहाँ से भी मिल जाएगी और यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा इसके ऊपर कोई चीज है नहीं इस तरह की। अकाउंट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अकाउंट हेल्थ के ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर होगा, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ परसेंटेजेस लिमिट्स को देखेंगे, क्या लिमिट्स होनी चाहिए हमारी, कि इस लिमिट से कम नहीं जाना हमने, ये मैक्सिमम लिमिट हो हमारी, अगर इससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो हमारा अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, डिसेबल भी हो सकता है, और हमारे अकाउंट की हेल्थ डाउन भी जा सकती है। और अगर हमारे अकाउंट की हेल्थ डाउन जाए ना, तो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी सेल्स के ऊपर। अकाउंट की हेल्थ इतनी ठीक है, सेल्स लो होती जाएंगी, कम बहुत लो होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। ये नहीं कि मतलब आपकी अकाउंट की हेल्थ बहुत लो हो गई है और आपको वहां पे अलर्ट शो होना स्टार्ट हो गए और एक ही दिन में आपकी सेल 50 यूनिट से गिर के 25 हो गई है या 20 हो गई है, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता गिरती है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली गिरती रहती है, ठीक है। तो अकाउंट की हेल्थ को हमेशा आप लोगों ने मेंटेन करके रखना है। अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। फीडबैक। अब आप लोग क्योंकि एज अ प्रॉक्सी मार्केटर वर्किंग भी कर रहे हैं, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू, और एक होता है सेलर फीडबैक, ठीक है। तो आप सेलर को जो फीडबैक देते हैं ना, वो यहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि सेलर को क्या फीडबैक मिला हुआ है। तो उसके भी रिफंड मिल जाता है बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे केसेस में नहीं भी मिलता है। तो ये सेलर फीडबैक बेसिकली दिया तभी जाता है जब हमारा रिव्यू डिलीट होती है, हमारा बायर हो, बहुत बड़ा कह लें कि प्रोफेशनल बायर है, हमारे साथ कॉन्टिन्यूस है, बहुत सारे रिव्यू दिए हैं उसने हमें, और अब आके उसका एक रिव्यू डिलीट हो गया, तो हम उसे कहते हैं कि चलें आप ऐसा करें कि हमने सेलर से इजाजत ले ली है और सेलर राजी हो गया है आपसे सेलर फीडबैक के ऊपर। सेलर फीडबैक की वेलोसिटी इतनी नहीं होती है, ना ही इसकी कोई ज्यादा कह लें कि आप वेटेज होती है। बस इसका जो होता है ना कि चलें कम से कम सेलर्स के ऊपर भी कोई रिव्यू हमें आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है, वो भी कुछ कहीं कहीं ना कहीं ठीक रहता है। रिव्यू डिलीट होने के बाद, क्योंकि वो वापस रिव्यू दे तो नहीं सकता है हमें, ठीक है। तो फिर हम उसे सेलर रिव्यू लेके ही हम उसे कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपको रिफंड कर देंगे, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशंस में होता है, नॉर्मली ये नहीं होता है। ए टू जी गारंटी क्लेम्स। अब ए टू जी गारंटी क्लेम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई बायर हो ना, बायर बायर ने एक प्रोडक्ट परचेज की, उस प्रोडक्ट से उसको नुकसान पहुंचा, तो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा, उसको कोई कोई कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा है, और वो नुकसान बहुत सीरियस नुकसान भी हो सकता है, बहुत माइनर नुकसान भी हो सकता है। तो जब नुकसान पहुंचते हैं ना उसकी उसकी बॉडी को, उसकी हेल्थ को, तो वो बैड रिव्यू नहीं देते हैं, फिर बैड रिव्यू नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके अकाउंट के ऊपर वारंटी क्लेम कर देते हैं, वारंटी क्लेम कर देते हैं। तो जब वो वारंटी क्लेम कर देते हैं ना, फिर आपके अकाउंट का बचना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बायर के वारंटी क्लेम से बचे, कोशिश ये करें कि जो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास मास्क वगैरह हो गए, वायरस मास्क वगैरह जो हैं, जो सीजनल प्रोडक्ट्स आई हुई हैं, वो होगी, फूड की आइटम्स हो गई, पेट रिलेटेड कोई आइटम होगी, पेट फूड रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स हो गए हमारे पास, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होगी, इनसे दूरी रहे,
ठीक है? क्योंकि इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वारंटी क्लेम्स आते हैं। हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि जो ब्यूटी आइटम्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, इन यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा है, सेल बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन भी यहाँ पे कुछ ठीक ही है, कोई ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी क्लेम और वारंटी क्लेम्स बहुत ज़्यादा हमें फेस करने पड़ते हैं और वन्स हमारे पास वारंटी क्लेम आ जाए तो अकाउंट का बचना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है ए टू ज़ी गारंटी के लिए। हमने एक बायर को प्रोडक्ट दी, बायर ने प्रोडक्ट रिटर्न करवा दी, लेकिन जब वो रिटर्न हुई है तो वो अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है, वो खराब हो गई है, अब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते दोबारा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाके ए टू ज़ी गारंटी क्लेम अपील करेंगे अमेज़न से। अमेज़न को प्रोडक्ट की कंडीशन दिखाएँगे कि ये देखें जी, इस बायर ने हमें प्रोडक्ट वापस इस तरह की है। अमेज़न देखेगा, अमेज़न कहेगा कि हाँ, वाक़ई में ये प्रोडक्ट ठीक रिटर्न नहीं हुई। अमेज़न क्या करेगा, उस बायर का रिफंड रोक देगा। तो फिर वो बायर दोबारा से क्लेम नहीं कर सकता, फिर वो वापस नहीं करवा सकता। अगर वापस करवा भी दे लेकिन